सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सबको। फिर से शुरू करते हैं। जय हाँ, बुद्ध। कल हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट चल रहा था और आपके मन में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं, लेकिन टाइम खत्म होता है। आपके मन का सवाल और टाइम का खत्म होना एक साथ होता है। हमें 40 मिनट का अ, समय सही ढंग से इस्तेमाल करना होता है, इसलिए हमारे पास अभी कोई चारा नहीं है। कल एक अच्छा विषय चल रहा था हमारा, मकसद का। मकसद जो है, मकसद जैसा मकसद वैसी साधना है। और जैसी साधना वैसा साधन चुनते हैं हम। या कभी कभी कोई आपको साधन देता है कि चलो इस गाड़ी में बैठो, चलो ये करो। कोई आपको साधन देता है और उस साधन के आधार से आप साधना करते हैं, मतलब उस साधन के आधार से आप चलते हैं, उस साधन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो साधन और आपकी साधना आपको कहाँ ले जा रही है, इसका अगर एहसास नहीं है, इसका भान नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे ये आपको खुद को पता नहीं चलता। क्या होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो करने से, वो साधना करने से क्या होगा, इसका अगर एहसास नहीं है, इसका कोई अंदाजा नहीं है, तो आपका चलना, मतलब आपका सफर, आपकी साधना का क्या मतलब है। ये विषय कल से मेरे मन में चल रहा है। जब हम कोई यात्रा, सफर करने निकलते हैं, तो पहले हमारे मन में ये होता है कि हमें जाना कहाँ है। ऐसा कभी नहीं होता। आप बस स्टैंड पर, बस अड्डे पर जाकर खड़े होते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाकर खड़े होते हैं और आप पूछते हैं ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये बस कहाँ जा रही है। कोई आपको कहता है कि हाँ ये फला फला जगह जा रही है, हाँ चलो मैं बैठता हूँ उसमें। ऐसा होता है क्या? बस खड़ी है और आपने पूछा ये बस कहाँ जा रही है, और वो कहता है कि यहाँ जा रही है। हाँ चलो मैं अभी बैठता हूँ इसी में, जहाँ बस जा रही है मैं वहां जाऊंगा। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं होता। हम पहले तय करते हैं कहाँ जाना है और हमें कौन सी बस आवश्यक है, उस बस में हम बैठते हैं। तो मकसद पहले माइंड में होना चाहिए। साधना का भी वही, साधना की भी हालत वही है, साधना का भी उद्देश्य वही है। पहले उद्देश्य तय होना चाहिए कि क्यों कर रहा हूं मैं सब ये, क्यों कर रहा हूँ। अगर ये क्लियर नहीं है तो हमारा सारा काम टाइम पास का काम है, क्योंकि कोई वजह नहीं, करने का कोई मकसद नहीं। कोई हमको बताता है, कोई राह दिखाता है, कोई साधन देता है और हम बैठ जाते हैं, हम उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं।
लेकिन आत्मभान न होने के कारण, सती न होने के कारण हमें अपना ही भान नहीं, क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या मकसद है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों करना है सभी। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर बिना नेम प्लेट की गाड़ी है वो। बिना नेम प्लेट के गाड़ी में बैठने जैसा है। और ड्राइवर जहां लेके जाएगा वहां जाएंगे। और बाद में पता चलता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, ये कहाँ आ गए हम, यहाँ तो नहीं आना था। मेरा तो मकसद अलग ही था। मुझे लगा कि वो मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य सफल होगा। ये बाद में लगता है। तो बहुत समय चला जाता है, बहुत कई साल चले जाते हैं, बहुत शक्ति जाती है उसमें, खर्चा भी होता है। और सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, वो गाना है ना। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, मतलब क्या बाद में होश आने से क्या। या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। या मराठी में कहते हैं, बैल गेला आणि झोपा गेला। बाद में जब, या नींद खुल जाती है, जग जाते हैं, तो सफर तो आंखें मूंद कर की, यात्रा आंखें मूंद कर चली। और जब आंख खुली तो कहाँ आ गए कुछ पता नहीं चलता। तो ये मेरे कल कल से मेरे माइंड में चल रहा है, मतलब मेरा अपना भी प्रॉब्लम है, ये था, मेरा अपना भी प्रॉब्लम था। तो सबका प्रॉब्लम एक जैसा ही होता है करीब करीब, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का। बहुत थोड़े लोग मकसद को लेकर कोई काम करते हैं। उद्देश्य को लेकर बहुत थोड़े लोग काम करते हैं, ऐसा लगता है। और जो उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, उनकी सारी शक्ति, उनका श्रम, उनका पैसा, उनका सब कुछ, उनकी सारी शक्ति उस मकसद की दिशा में लगती है। जिनको मकसद नहीं है उनमें भी शक्ति होती है, लेकिन शक्ति की कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि मकसद नहीं होता। तो मकसद दिशा देता है, उद्देश्य दिशा देता है। और इसी उद्देश्य को सम्यक दृष्टि कहा है। वो समझ, इसलिए समझ के लिए समय देना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बार होता नहीं वो, क्योंकि हमें अपना भान नहीं, तो क्या समझ ना समझ। चलो इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे, इतने लोग बैठ रहे हैं गाड़ी में तो हम भी बैठेंगे। मेरा कोई रिश्तेदार कहता है, या मेरा कोई अ, संबंधी कहता है, मेरा दोस्त कहता है, या कुछ ने कोई नहीं कहता, लेकिन इतने लोग जा रहे हैं तो जैसे ये होता है ना, कभी कभी हम ऐसे रास्ते से चलते हैं, रास्ते से हम चलते हैं, और किसी ब्रिज से चलते हैं, समझो ब्रिज से जा रहे हैं, पुल से। और कोई ब्रिज से चलते चलते नीचे झांक कर देखता है, तो उसके पीछे वाला देखता है कि ये क्या झांक रहा है, तो वो भी झांक के देखता है। फिर तीसरा आता है, ये दोनों क्या झांक रहे हैं।
तो तीसरा भी आके झांकता है। ऐसा करके 10 लोग, 15, 20, 25 लोग झांकते हैं नीचे। और फिर पूछते हैं आप क्या देख रहे हैं, क्या झांक रहे हैं, एक, एक दूसरे से पूछते क्या देख रहे हैं। मुझे नहीं पता, आप झांक रहे थे इसलिए मैं झांक रहा हूँ, नीचे देख रहा था। फिर तीसरे को पूछते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, ये नीचे देख रहा था इसलिए मैं देख रहा हूँ। ऐसा करके वो 10, 15, 20 लोग केवल कॉपी पेस्ट करते, कॉपी कॉपी दूसरा करता है। तो समाज में ज्यादातर ये चलता है। समाज में क्या परंपराएं क्यों चलती हैं? पीछे से आया और आगे चला। कोई करता है इसलिए मैं करता हूँ, मेरे माँ बाप करते हैं इसलिए मैं करता हूँ, मैं करता हूँ इसलिए मेरे बेटे करते हैं। और मेरे माँ बाप क्यों करते थे? क्योंकि उनके माँ बाप करते थे, या उनके सगे संबंधी करते थे, या उनके उनके समाज में, उस गांव में, उस शहर में, उस गली में, उस बस्ती में वो चलता है इसलिए वो करते हैं। और वो हम करते हैं और हमारे बच्चे करते हैं। इस तरह से परंपराएं चलती है। तो केवल पुल के नीचे, ब्रिज के नीचे झांक कर देखने जैसी बात है। लेकिन कोई एक ऐसा समझदार होता है कि सब लोग झांक रहे हैं और इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब अस्वस्थ है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे तुम, क्या देख, तो मैं क्यों झांकू नीचे? ऐसा एक आध आदमी सोचता है। बाकी सब परंपरा का हिस्सा बनते हैं, किसी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, टेक्निक का हिस्सा बनते हैं, किसी साधना का हिस्सा बनते हैं, तत्व ज्ञान का हिस्सा बनते हैं, धर्म का हिस्सा बनते हैं। परंपराएं चलती है, पीढ़ियों से चलती है, सदियों से चलती है। लेकिन मकसद को लेकर बहुत थोड़े लोग जीते हैं, ऐसा लगता है। तो ये बहुत शॉकिंग बात है ये। बाद में कई साल गुजरने के बाद लगता है कि अब क्या कर सकते हैं? चलो अभी उम्र चली गई, सब बाल सफेद हो गए, समय गया, चलो जाने दो, जाने दो। अब क्या करेंगे? आखिरी दिन क्या क्या होता है? जब पहले किया है वही करते बैठते हैं और उसी में अंत हो जाता है। नया कुछ कर नहीं सकते बाद में, देर हो गई। तो जब सती होती है तो कोई भी बात समय पर होगी और सही होगी, मकसद को लेकर होगी। तो ये जागृति की साधना एक तो पहले जगाती है, जगाती है। जगने के बाद सही गलत की समझ आती है, और वहां पर सही मकसद निर्माण होता है। फिर वो मकसद हासिल करने के लिए, अभी हमारा मकसद क्या है, बुद्ध ने वो क्लियर, बुद्ध ने बताया है और हमें भी महसूस होता है। केवल बुद्ध ने बताया इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, वो हमें भी लगता है कि जीवन प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो अस्थिर अस्थिरता है, अस्वस्थता है, मन चंचल है, चित्त स्थिर नहीं है, तनाव है, प्रेशर है, नींद नहीं आती है, कुछ सोचता नहीं है, कुछ दिशा नहीं मिल रही है। सब कुछ है। कभी कभी जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है, जितना चाहिए उतना है। खाना मिलता है,
खाना पीना जो चाहिए वो मिलता है इच्छा के मुताबिक, कपड़ा मिलता है, रहने को जगह मिलती है, दवा पानी मिलता है, लेकिन अंदर कुछ खालीपन है, कुछ भय है, कुछ डर है, कुछ प्रेशर है। किसका है पता नहीं, किस चीज का है पता नहीं। नींद नहीं आती, ये महसूस होता है, लेकिन क्यों नहीं आती पता नहीं। क्योंकि अपने आप से कनेक्शन नहीं, मन से कनेक्शन नहीं, चित्त से कनेक्शन नहीं। इसलिए चित्त का जो कंपन है, चित्त का जो छटपटाना है, चित्त का जो तड़पना है, वो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है। तो उसका उत्तर चित्त में है, उसका उत्तर मन में है, और उसके साथ हमारा संपर्क नहीं। वो क्लियर महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो भी समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती तो वो सुलझ नहीं सकती। तो ये ढूंढने में ही जीवन जाता है सारा कभी कभी। लेकिन इसको, ये हल करने का जो मार्ग है, वो मार्ग नहीं मिलता। मिलता है तो कभी कभी करप्ट होके मिलता है। अभी ऐसा भी है, आजकल मार्ग नहीं है ऐसा नहीं, करप्ट होके बहुत सारा मार्ग हम तक आया है, करप्ट। जैसे बाबा साहब ने बुद्धा और उनके धम्म के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में लिखा है कि बुद्ध का चरित्र और बुद्ध की शिक्षा निकायों ने, त्रिपिटक ने करप्ट की है, पजल बनाई है, गुत्थी बनाई है। और ग्रंथ प्रामाण्यवादी लोग ग्रंथ को सब कुछ समझते हैं। हर धर्म में वही होता है। ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ लिखने वाला दूसरा होता है, बताने वाला दूसरा होता है। शिक्षा अलग होती है। और शिक्षा को लिपिबद्ध करने वाला, या बाद में अनुवाद करने वाला, या उसके बाद हमें बताने वाला, ये सारे लोग अलग अलग होते हैं। तो बाबा साहब ने निकायों को जिम्मेदार ठहराया। निकाय मतलब त्रिपिटक का सुत्त पिटक, जिसमें 5 निकाय है: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और कुद्दक निकाय। निकाय यानी जिसमें सब कुछ इकट्ठा किया है, दूसरों ने बताया हुआ। बुद्ध के बाद 100 100 साल, 200 300 साल जो कुछ इकट्ठा किया गया और लिपिबद्ध किया गया, 200 300, कभी कभी कहते 400 साल बाद इकट्ठा किया गया, जो दूसरों ने इकट्ठा किया है। तो उसमें बहुत सारा मिश्रण हो गया है। और वही हमारा साधन बनता है। कभी कभी वही हमारा साधन बनता है और उसके मुताबिक हम साधना करने की कोशिश करते हैं। मूल बुद्ध का जो कहना है, जो दुख मुक्ति की ओर, निब्बाण की ओर उन्होंने अंगुली निर्देश किया है, पॉइंट आउट किया है, वो शिक्षा, मूल शिक्षा हम तक आना वैसे असंभव है, ऐसा मुझे लगता है। असंभव, इम्पॉसिबल है। क्योंकि कोई भी बताने वाला, वो जो बताता है, उसके अलावा दूसरा कोई वो बता नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, वैसा का वैसा ही। क्योंकि उसके पीछे, बताने वाले के पीछे उसकी अपनी समझ होती है, उसका अपना अनुभव होता है, उसकी अपनी साधना होती है, उसका अपना परिश्रम होता है। तो उसके आधार से उस वो अपने अनुभव
लाइव अनुभव, जिंदा अनुभव, वो जब तक जिंदा है तभी वो बता सकता है। बाद में जिनको बताया वो अपने तरीके से पास ऑन करेंगे, बताएंगे। उसके बाद वो जिसको बताएगा वो अपने तरीके से बताएगा। फिर ऐसे पीढ़ियां चलती है और ये शिक्षा पास ऑन हो जाती है। और बाद में जब लिपिबद्ध हुआ तो मुझे लगता है लिपिबद्ध होने से, ग्रंथ रूप आने से तो वो फिक्स बन गया है, फिक्स। क्योंकि उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहती बदल चेंज करने की। कभी कभी अगर वो गलत है तो गलती फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है। और लोगों की भावना अगर उस फिक्स बात पर है, जो स्थिर बात पर है, अगर वो गलत है और उसमें भावना जुड़ी है तो वो पवित्र बन जाता है। और इस पवित्रता के कारण गलत बातें, भावनाओं के कारण, भावना मतलब चित्त, तो भावनाओं के कारण वो गलत बातें आगे जाती है। पीछे से आया, आगे चला, परंपरा से वो आगे चलता है। फिर बहुत थोड़े लोग होते हैं जिन पर जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, सवाल पूछते हैं, चिंतन करते हैं। ऐसे थोड़े जागरूक लोग, शक्तिमान लोग सवाल खड़ा करते हैं, प्रश्न उपस्थित करते हैं, जो हो रहा है वो सही है क्या। क्योंकि उसको, उसके मन में वो सवाल क्यों आता है, और वो जो चाहिए, जो मकसद है उसके मुताबिक तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि हर प्राणी, हर मनुष्य क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। क्योंकि जीवन प्रॉब्लम है, जीवन समस्या है, और वो समस्या सुलझाना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है। बुद्ध की भाषा में वो निब्बाण चाहता है, निर्वाण चाहता है, और वो नहीं मिल रहा है। तो फिर प्रश्न निर्माण होता है, जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ वो गाड़ी मुझे जहाँ चाहिए वहां लेके जा रही है क्या? ये सवाल खड़ा होना चाहिए। और अगर वो नहीं ले जा रही है, प्रामाणिक मनुष्य गाड़ी से नीचे उतर जाएगा। दूसरा चारा नहीं। उद्देश्य अगर, होना जरूरी है। हाँ, उद्देश्य होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? उ- उद्देश्य होना जरूरी है, टारगेट होना हाँ, जरूरी है। उद्देश्य, क्या मैं कहा उद्देश्य जा रहा हूँ? जिसका क्लियर है और वो वहां जा रहा है सही दिशा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं। अगर कई दिनों से, कई सालों से वो, उसको लगता है मैं चल रहा हूँ, क्योंकि यात्रा जारी है, जीवन यात्रा जारी है, वो कुछ ना कुछ करता है, उसको लगता है कुछ ना कुछ तो करता हूँ। लेकिन अगर आत्मभान नहीं है, सती नहीं है, जागृति नहीं है, तो कुछ ना कुछ करता हूँ मतलब क्या करता हूँ, और किस दिशा में करता हूँ, इसका अगर एहसास नहीं है, और जब जग जाता है और समझ में आता है कि जो कुछ, जिस दिशा में चल रहा हूँ मुझे दिशा ही पता नहीं, या मकसद की ओर नहीं जा रहा, उतरना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, न्यू स्टार्ट। और वो शुरुआत कहाँ से होगी? फिर से जीवन की ओर मुड़ेंगे, फिर से अपने आप में उतरेंगे, अपने आप का बोध, अपने आप की जागृति, और इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, आत्मनिर्भरता से, स्वावलंबन से, ये काया सांस ले रही है, छोड़ रही है, काया के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि काया में ही सारा जीवन है।
इसी दायरे में सारा जीवन है। वही प्रॉब्लम है और वही सॉल्यूशन भी है। बुद्ध का ये कहना है, जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन रहता है। आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों पर ही इलाज होगा। आंखों में प्रॉब्लम है और कान पर इलाज होगा, ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग का प्रॉब्लम दिमाग पर इलाज होगा। हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट पर इलाज होगा। तो इस जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो वहीं पर इलाज होगा। जीवन यहाँ है और इलाज बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, भटक जाएंगे। तो ये भान जो है, सती का जो मकसद है, पहले तो जग जाना है। अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो आएगा बाद में, लेकिन पहले वो प्रॉब्लम, समस्या ही समझ में आनी चाहिए कि क्यों, क्यों। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उससे बाहर कैसे निकलेंगे, फिर साधन कौन सा है। जैसे जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में एक सिखाया जाता है 5W1H फॉर्मूला। 5W म्हणजे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई, व्हाट, 5W, व्हाट, वेयर, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, हु इज द प्रॉब्लम, हु इज इन्वॉल्व इन दैट, मतलब कौन, किस कारण हो रहा है, मतलब अगर व्यक्ति है तो व्हाई इज द प्रॉब्लम। ना, व्हाई, व्हाई इज द प्रॉब्लम। व्हाई इज द प्रॉब्लम। और व्हेन भी है उसमें एक, व्हेन मतलब कौन, कब डिस्टर्ब होता है माइंड, तो व्हेन। इस तरह से आप वैसा का वैसा वो लागू नहीं होता वहां पर, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है वो सब। ये जो 5W एंड हाउ, हाउ यानी एच, 5W1H, वो हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। तो जो पत्रकारिता में वो सवाल, वो पत्रकार उस समस्या को लेकर, समझो कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो क्या हो गया, कहाँ हो गया, क्यों, क्यों हो गया, किसके कारण हो गया, कहाँ, कैसे उसका स्वरूप क्या है। तो वो इन्वेस्टिगेशन का वो एक फॉर्मूला है, और उसके मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर वो खबर तैयार होती है, लिखता है वो। या कोई भी लिखने का जो तरीका है वो यही है कि प्रश्न को लेकर उत्तर ढूंढना पड़ता है। धम्म विचय भी इसी तरह से चलता है। मनोधम्म जो है वो इसी तरह से चलता है। पहले तो है कि क्या प्रॉब्लम है हमारा, डिस्टरबेंस है, चित्त विचलन है, क्यों है वो, मतलब कहाँ है वो, क्यों है, कौन जिम्मेदार है, या कैसे, उसका स्वरूप कैसा है। इस तरह से कुछ सवाल, धम्म विचय में ये सवाल निर्माण होते हैं, क्योंकि ये सब मनोधम्म है। तो ये जो काम चलता है वो सती में चलता है, जागृति में चलता है। अगर जागृत नहीं है तो कोई सवाल भी निर्माण नहीं होता, चलता है। पतित अवस्था कहा है इसको बाबा साहब ने, इसको पतित अवस्था, प्रवाह पतित अवस्था, मतलब प्रवाह में गिर गए और चले। जहां प्रवाह, जैसे ओंडका कहते हैं ना, मराठी में ओंडका, और हिंदी में पानी में जो लकड़ी का, सूखे लकड़ी का वो ब्लॉक रहता है, क्या कहते हैं उसको, पानी में सूखे लकड़ी का ये पड़ता है, तो गट्टा बोलते हैं उसको।
गट्ठा, हाँ, मराठी में जो ओंडका कहते हैं, लकड़ी। और लकड़ी, सूखी लकड़ी वो पानी में गिरती है तो पानी जहाँ बहता है वहां वो लकड़ी जाती है। वैसे हमारा जीवन बहुत बार वैसा ही चलता है, परिस्थिति जैसे, परिस्थिति के प्रवाह में हम बह जाते हैं। क्योंकि ये जागृति का जो, सती का जो अंग है, जो गुणधर्म है, वो समझ में नहीं आता। एक मराठीत गाणं आहे, दोन ओंडक्याची होते सागरात भेट. सागरात भेट, एक लाट तोडी दोघा पुन्हा नाही भेट. तर ते दोन हे ओंडके परत आहेत. ते दोन ओंडके आहेत, तिथं तर एकच ओंडक्याला काही माहिती नाही. आपलं माहितीच जीवन नाही. एक ओंडका है. आणि वो वो जो है तो वो लकड़ी, वो क्या कहा, गट्ठा, भटकती गट्ठा, वो प्रवाह के साथ बहता है। वैसे रहता परंपराएं है, हमें बहा के ले जाती है। के हमारा ले जाती कर्म, वही वही कर्म चलता है। इसलिए कर्म, कर्म सिद्धांत जो है, कर्म कैसे है. चलता है, कर्म जागृति पूर्वक हो रहा है या परिस्थिति के मुताबिक केवल हो रहा है। और मेरा मन परिस्थिति का गुलाम है क्या, मेरा चित्त परिस्थिति का गुलाम है क्या, ये जब तक जागृति नहीं आती तब तक समझ में नहीं आता। तो मकसद बहुत जरूरी है। और मकसद समझने के लिए, मकसद फिक्स करने के लिए, तय करने के लिए सती जागृति बहुत आवश्यक है। इसलिए बुद्ध ने सती को अहमियत दी है, सती को महत्व दिया है। जागृति नहीं तो कुछ भी नहीं। जागृति ही जिंदापन है। जो जागृत नहीं वो मरा हुआ है। जो मरा हुआ है वो उस ओंडके के समान है, उस ब्लॉक के समान है, सूखी लकड़ी के समान है। जीवन प्रवाह उसको बहा के ले जाता है। और उसका क्या होता है उसको खुद को पता नहीं चलता। तो इस जीवन को कुछ अर्थ देना है, जीवन का मकसद अगर हासिल करना है, मुक्ति, दुख मुक्ति, ये व्यावहारिक, व्यावहारिक मकसद है। ये कोई ऐसे काल्पनिक नहीं है कोई। तो सती आवश्यक है. अति आवश्यक है। अभी जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, अगले जन्म में ये होगा, क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा हुआ होगा इसलिए ये जन्म ऐसा है, और जिसने निर्माण किया है वो देखेगा। तो ऐसे कल्पनाओं के आधार से वो पानी में गिरा हुआ ओंडका ही है। वो उनका पानी में ही है. गिरा हुआ वो ब्लॉक ही है, सूखी लकड़ी है। तो जीवन ऐसे, ऐसे अगर चलेगा तो उसका कोई ठिकाना नहीं। गाना नहीं. मुसाफिर हो बरोबर आहे. यारो, न घर है न ठिकाना, जहाँ, मतलब क्या कहता है वो, उसको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। वो जीवन संस्कार तय करेंगे उसके। लेकिन संस्कार के प्रति अगर जागृति है, सती, वो मनुष्य को मिली हुई शक्ति है। ती है. वो शक्ति है, जागृति एक शक्ति है। या वो जागृति शक्ति को पहचानती है, जानते हैं. आंतरिक शक्ति को पहचानती है। और जो शक्ति पहचानी जाती है उसका कहाँ सही सही उपयोग करना है, ये सती जागृति के समझ में आता है। इसलिए पहले सती की आंख खुलनी चाहिए, अंतर्दृष्टि, बरोबर. सम्यक दृष्टि, अंतर्दृष्टि। तो ये हमारा अंतर्दृष्टी मकसद है, होना चाहिए। होना चाहिए. हमें कोई काम नहीं है इसलिए हम बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, चालेल. टाइम पास नहीं कर रहे हैं। बहुत टाइम पास हो गया अभी। सावधान, सावधान. समय, मकसद. समय खत्म होने को है। हाँ. और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, 1 मिनट है और अगर कुछ, हाँ, आपको अंदर से कुछ आता है नेचुरली तो आप कर हाँ, सकते हैं। मकसद के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। मकसद हमारा दुख मुक्ति है। मकसद और फिक्स होना चाहिए, हाँ, पहले मकसद फिक्स होना चाहिए, हाँ सर। किस लिए सब और कर रहा है। प्रयास दिखाई भी दे रहा है थोड़ा सा। जितना करते हैं हम उतना। कल आपने सर एक बात कही थी सर, हाँ कि जैसे विचार ज्यादा होते हैं तो वो अशांत है, हैं? सती में नहीं। तो विचार जाते हैं तो ब्रेन हेमरेज कैसे होता है सर? जैसे भावनाओं से हार्ट अटैक होता है, तो तो ब्रेन हेमरेज, यहाँ यहाँ ब्रेन हेमरेज इमोशन, विचारों। यहाँ इमोशंस का होश नहीं, यहाँ विचारों का होश नहीं, तो डैमेज होगा ही। दोनों जगह फेल होते हैं सर, दोनों ही यहाँ जगह यहाँ फेल हो जाता भावनाओं का होश नहीं इसलिए अटैक आ जाता है, यहाँ विचारों का है। होश नहीं इसलिए ब्रेन हेमरेज